तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेसिक Excuse me, कॉन्सेप्ट्स। sir. यस। सर जो आपने सेकंड लिखवाया था एक्शन विद सोडियम, सर उसमें बस एक रिएक्शन ही है? हाँ हाँ वही है। ओके। आपको अभी पता चला वो वुड्स रिएक्शन जो होता है क्लास 11th में पढ़ा था आपने। ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो रिएक्शन विद सोडियम मेटल है, वुड्स रिएक्शन। और जो ऊपर वाला था आपका वो क्या था, ग्रिग्नार्ड। SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी वगैरह देखा था हमने। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आता है, और SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आता है। ठीक है। SN2 जो होता है वो कितने स्टेप में होता है आपका, 1 स्टेप में होता है। SN1 जो होता है 2 स्टेप में होता है। और SN1 का जो पहला वाला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ देखिए सक्षम, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का होता है, जैसे SN2 होता है, SN1 होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में कुछ, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे नए नए, जैसे इनएंशियोमर हो गया, रेसमाइजेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, रिटेंशन हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकली एक्टिव की जब बात करते हैं तो ये SN2 होता है आपका। ठीक है। ये जो होता है प्रोसीड होता है SN2 रिएक्शन। ये बस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर ज्योमेट्रिकल डिस्कस करोगे, अगर ये कंप्लीट हो गया मैं ज्योमेट्रिकल भी डिस्कस कर लूंगा। सक्षम आप टेंशन ना ले, आपके पेपर होने से पहले मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सच। हाँ। एक्चुअल में हेलो एल्केन्स का पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें एक्चुअल में आता नहीं है। ठीक है। जो आपका पेपर होने वाला है शायद ही उसमें हो, क्योंकि वो 11 से रिलेटेड है। ये सिलेबस होते ही मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा डिस्कस कर लूंगा। सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एन, टी, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे SN2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी बस इसको अभी ध्यान में रखिएगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो होता है आपका प्रोसीड्स विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल inversion of configuration। फॉर द टाइम बिंग मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है। वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और SN2 में हमेशा यही होता है आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। वहीं पे SN1 की जब बात करते हैं तो ये प्रोसीड करता है आपका रेसिमाइजेशन से। ठीक है। ये टर्म आप लोगों के लिए नए हैं। ठीक है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसिमाइजेशन। अब ये रेसिमाइजेशन क्या होता है ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया। ठीक है। इससे लिख लीजिए पहले। ठीक है। यही सारी चीजें होती हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें कायरल आएगा, अकायरल आएगा, स्टीरियो सेंटर आएगा। ठीक है। ये सारी चीजें क्योंकि हमने SN1 SN2 पढ़ लिया है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट पता होना चाहिए आपको, और ये होता क्या है एग्जैक्टली आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है। डन सर। डन। सक्षम। राइट सर। ओके। सही से पढ़िएगा, ये ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। 2 मिनट। ओके ओके सक्षम।
ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास आता है आपका, सब टॉपिक डालिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, इससे लिख लीजिए आप लोग। सर ये उसी की सब हेडिंग है, जी ये उसी की सब हेडिंग है जो आपने पहले लिखा उसकी हाँ सब हाँ, हेडिंग ये है। सारे उसी के जितने भी टॉपिक्स डलवाऊंगा उन्हीं के सब हेडिंग है। ठीक है, जो बेसिकली आपने क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, दो पार्ट में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है ये। ठीक है, ये सारी चीजें लिखते जाइए। हो गया। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल लाइट होता है, तो नॉर्मल लाइट चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करता है। बेसिकली ये हर डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में इधर उधर मूव करता है। इसको जब भी हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है, पास्ड थ्रू पोलराइजर, पास्ड थ्रू पोलराइजर, और पोलराइजर का मतलब क्या हो जाता है, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं। किसके पास किससे पास कराते हैं, पोलराइजर का मतलब क्या है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ठीक है, और ये निकोल प्रिज्म जो होता है बेसिकली, ठीक है, ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ क्रिस्टलीन कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जब भी नॉर्मल लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजर, वो उस लाइट को पोलराइज कर देता है। पोलराइज कर देता है का मतलब ये हो गया कि उसे किसी एक डायरेक्शन में मूव करा देता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में कर देता है, इसी को कहते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप लोगों ने क्लास 12th में अगर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो इसे दोबारा पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली जब भी एक नॉर्मल लाइट को, नॉर्मल लाइट क्या होता है, चारों डायरेक्शन में फैलता है कि नहीं, ठीक है, अगर उसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करा देते हैं, विच इज मेड ऑफ क्रिस्टलिन कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसे बना देता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यही होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आई बात? यस सर। ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला हमें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। ये लिख लिया आप लोगों ने? 7 मिनट सर। ओके, टेक योर टाइम। ये हो क्या रहा है अभी, बस ये समझिए मैं कह क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। डन। Done. सर चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने प्लेन पोलराइज लाइट बना दिया। कैसे बनाया, हमने नॉर्मल लाइट को एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया, तो वो बना दिया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखेंगे, तो वहां रोटेशन होता है। ठीक है, वहां रोटेशन होता है, आइदर इट विल रोटेट लेफ्ट और आइदर इट विल रोटेट राइट। ठीक है, अगर रोटेट नहीं हुआ तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर रोटेट हो गया तो आपका वो कंपाउंड, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं पहले इसे लिख देता हूँ। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्लेन पोलराइज्ड के पाथ में हम किसी सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन रखते हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, और रोटेट नहीं होगा तो उसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूं कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ
certain organic compounds, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, शुगर भी ले लीजिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड या फिर कैम्फर वगैरह होता है, कोई भी ले लीजिए आप, आर प्लेस्ड in the path of plane polarized light, in the path of plane polarized light, they rotate the path of plane polarized, they rotate the path of plane polarized light either to the left or to the right, दो तरफ मूव करा सकता है, लेफ्ट और राइट में मूव करा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रोटेट करे, लेकिन जो रोटेट करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो रोटेट नहीं कर पाता है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि द सब्सटेंसेस, ये डेफिनेशन ही है बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, द सब्सटेंसेस which rotate the plane polarized light are called optically active compound, ठीक है। और जो रोटेट नहीं करेंगे उसको क्या कहेंगे दिव्यम? इनएक्टिव कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? इनएक्टिव। और इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं, वैसे तो होते बहुत सारे हैं। लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी इसी में आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। लिख लिया आपने? यस सर। सक्षम? Done, sir. अब दूसरा वाला डेफिनेशन लिख लेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव का, कि द सब्सटेंसेस, लिख सकते हैं आप लोग, which do not rotate the plane of polarized light, plane of polarized light are called optically inactive substances, optically inactive substances। तो देखिए रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, लेफ्ट और राइट साइड से, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करें, कुछ राइट में भी रोटेट करते हैं और कुछ लेफ्ट में भी रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अगर रोटेट टू द राइट होगा, राइट साइड में रोटेट होगा, विच मीन्स क्लॉकवाइज, राइट में होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, या फिर रोटेट टू लेफ्ट साइड में रोटेट होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पता होगा ना? Yes, sir. तो इसी रोटेशन पे इसका कुछ लेटर होता है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो कहते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नोट डाल के पॉइंट कि a substance which rotates the plane of polarized light to the right is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी। राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डी भी लिखते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डी लिखते हैं इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख लिया आप लोगों ने। और इसको डिनोट करते हैं डी से और बाई पॉजिटिव, बाई साइन डी से रोटेट ये कर देते हैं, या फिर पॉजिटिव साइन ये प्लस से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं और उसको एल से डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें क्लास 11th में भी बताया गया होगा आप लोगों को। सर डी और पॉजिटिव साइन, हाँ, डी से या फिर पॉजिटिव साइन से। लिख लिया, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि सब्सटेंस व्हिच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस व्हिच रोटेट्स द plane of polarized light towards left या to the left is called लेवो रोटेटरी। ठीक है, क्या कहते हैं, लेवो और रोटेटरी। इतना लिखवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया ऐसे कि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखें, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है। और सच कंपाउंड्स आर डिनोटेड बाय एल और नेगेटिव साइन। ठीक है, एल और नेगेटिव साइन, क्लियर है? Yes, sir. इसे लिख लीजिए। Done. जैसे जस्ट सपोज अगर हमें पता है कि कोई लेवो रोटेटरी है, ठीक है, टू मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये लीवो रोटेटरी है, जो कि ये है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है हमें, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन, ठीक है, और उसके बाद ये नाम लिख देंगे, या फिर एल लिखेंगे और एल लिखने के बाद टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल हो जाएगा। ठीक है, या तो देखिए ऐसे लिख लीजिए एल वाला, तो इससे पता चल जाएगा लीवो रोटेटरी है, या फिर नेगेटिव साइन देन टू और उसके बाद मिथाइल ब्यूटेन वन। ऐसे ही आपका उसमें डेक्स्ट्रो में भी होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, Three, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. 1 मिनट सर। ओके, यस सर। चलिए, तो मैं दोबारा ये बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे बात आती है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की। तो एक नॉर्मल लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। निकोल प्रिज्म क्या होता है, क्रिस्टलिन सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब हमने बना दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखेंगे तो या तो ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा। अगर रोटेट किया तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब रोटेट करेगा तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा या राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट में रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी। क्लियर है, लीवो को नेगेटिव या एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन से, माइनस साइन से, और डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव साइन से या डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, यस सर। तो बस हमने अब तक यहां तक किया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ द number of degree of rotation observed by 1 gram sample, 1 gram of sample in 1 ml of solution, in 1 ml of solution in a tube with path length, with path length 1 decimeter, 1 decimeter using और डी लाइट, जिसको वेवलेंथ जो है 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डन सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड होता है किसका, 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इन अ ट्यूब ऑफ पाथ लेंथ इतना होना चाहिए यूजिंग अ डी लाइट, मतलब वही हो गया आपका सोलर वाला लाइट। ठीक है, जिसका वेवलेंथ इतना होता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसमें जो रोटेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या कहा जाता है, उस पर फोकस करिएगा। जस्ट सपोज अपने पास क्या दे दिया कि अल्फा D25, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू दे दिया आपका 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या है इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या आ जाता है कि टेम्परेचर जो है बेसिकली वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे जो, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है ठीक है, चलिए इसे लिखिए। और यहाँ पे दे दिया कि C इज इक्वल टू 0.05 इथेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या क्या कह रहा है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन C जो होता है वो क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसका वैल्यू कितना है 0.05 ग्राम पर ml। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। ये टेम्परेचर डिनोट करता है, और डी ये क्या है, डी लाइट है। स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। सर जैसे सी हमारा 0.05 इथेनॉल है, मतलब जो रिएक्शन है उसमें हमने 0.05 इथेनॉल यूज किया, उतना ग्राम या जी जी, ग्राम पर ml, क्योंकि इसमें क्या है ग्राम और ml में है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इसी में ले लिया हमने, ग्राम पर ml। ओके। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर ये डी क्या है?
डी आपका जो यहाँ पे लिखा था मैं, जैसे डी जो बेसिकली है मतलब ये पाथ जो होता है, कहाँ गया, डी लाइट की बात होती है, सोडियम वगैरह लाइट वगैरह, ये क्या है, डी लाइट जो लिखा हूँ इसी की बात होती है। और सर अल्फा? अल्फा जो होता है स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अल्फा से किससे डिनोट करते हैं, अल्फा को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, डी लाइट है, और यहाँ पे ये जो सी दे रखा है आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, ग्राम पर एमएल में होगा, ठीक है। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ, सक्षम लिख लिया आपने। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास, मॉलिक्यूलर असिमेट्री एंड कायरलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अपने पास अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कायरलिटी और कायरल और अकायरल की बात होती है। बेसिकली मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। अगर आप अपने पाम को, ठीक है, हैंड को मिरर इमेज में देखेंगे, ठीक है, मिरर के सामने रख के, तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल होगा, दोनों को अगर मिलाएंगे तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है, होता है क्या? सर होगा। किस तरीके से मिला रहे हैं आप, मिरर में देखिए जरा, हैंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। अगर एम्बुलेंस में देखते हैं तो वो पूरा उल्टा हो जाता है कि नहीं, उसके बाद जाके उसे करिएगा तो मिलेगा थोड़ी, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर असिमेट्री की बात होती है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा ये हैंड देखा, फिर उन्होंने कप वगैरह देखा जो कि सुपर इम्पॉसिबल नहीं था। मिरर इमेज जो है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्री। क्या कहते हैं? असिमेट्री। ये शुरू हुआ था हैंड से ही, ठीक है। वैंटॉफ फैक्टर थे, वैंटॉफ जो थे साइंटिस्ट, ठीक है, बेल ली थे, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे देखा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं था। वहीं पे यहाँ पे टर्म आता है एक, काइरल। तो ये काइरल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। काइरल में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट और अ मॉलिक्यूल। दूसरा डेफिनेशन भी आपको मिलेगा काइरल का, ठीक है, विच इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल, विच इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल इज कॉल्ड काइरल। अभी ये काइरल इसे कहते हैं, और जो सुपर इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, उसको अकाइरल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अकाइरल कह देते हैं। समझ में आया? अगर अकाइरल की बात करूं मैं, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में भी मैं लिखूंगा ये अकाइरल और काइरल होता क्या है एक्चुअल में। तो जब भी कार्बन अटैच्ड विथ 4 different groups, with 4 different groups, तो वो जो कार्बन होगा ना आपका, उसको कहेंगे काइरल कार्बन, या फिर उस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम लोग काइरल मॉलिक्यूल, काइरल कंपाउंड, काइरल मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन जब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा तो कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं, सक्षम? यस सर। ठीक है, दिव्यम? यस सर। तो अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये Cl है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, तो ये चारों डिफरेंट ग्रुप है, ये ऊपर से sp3 है, तो क्या ये वाला जो कार्बन होगा अपना, ठीक है, इसको काइरल कार्बन कहेंगे, और जो यस मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, काइरल मॉलिक्यूल होगा। और यस सर। इसी सेंटर को, जहां पे जो कार्बन आपका काइरल होता है जहां पे, उसको स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर। और बहुत सारे पुराने बुक में स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टीरियोजेनिक
सर स्टीरियो सेंटर क्या है? जो कार्बन कायरल होता है उसको स्टीरियो सेंटर कहते तो सर उस कार्बन के एक तरह से दो नाम हो गए, एक कायरल कार्बन एंड एक स्टीरियो सेंटर। हैं। स्टीरियो सेंटर, और बहुत सारे पुराने बुक्स में क्या यूज होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। ठीक है। Done. लिख लिया आपने? 1 मिनट सर। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियो सेंटर समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। डन सर। तो बेसिकली जो नॉट सुपर इम्पॉसिबल हो इज कॉल्ड कायरल। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है कि नहीं? अब देखिए दूसरा वाला, अगर हम लोग अकायरल की बात करें तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग अकायरल कंपाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, डायरेक्ट हम सब्सटेंस लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट विच आर सुपर impossible on their mirror image are called achiral molecules ठीक है। तो जो भी सुपर इम्पॉसिबल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि दो, अगर देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तो वो कायरल होता है, और अगर उसमें कोई भी 2 सेम हो जाएगा तो वो अकायरल हो जाएगा। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तो कायरल कंपाउंड होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है, कायरल कार्बन होता है, स्टीरियो सेंटर होता है उसके पास। लेकिन अगर 2 भी सेम आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपके पास, अकायरल हो जाता है। इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जस्ट सपोज अपने पास है प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल को मैं क्या करूंगा, मिरर इमेज लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, OH है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया CH3। यहाँ पे मैंने ये वाला लगा दिया, 3D में बना रहा हूं मैं, 2 प्लेन में होगा, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक इनसाइड द प्लेन होगा, और ये हो जाएगा H। ठीक है, ये ए कंपाउंड है, जस्ट सपोज ए कंपाउंड है। अब मैंने क्या किया, इसका मिरर इमेज लिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले आप लोग, यहाँ पे इसका जब मिरर इमेज लूंगा तो उल्टा हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा कि नहीं? जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में है वो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा OH, और जो इधर है वो इधर चला जाएगा भाई, ये H हो गया। और फिर जो इस साइड है वो इस साइड आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही तो होता है मिरर इमेज में। आज सामने खड़े होके देखिएगा, ये CH3 है, ये भी क्या है आपके पास, CH3 है, और नीचे आपके पास ये H। फिर से हमने क्या किया, मिरर इमेज लिया यहाँ पे। जब यहाँ पे मिरर इमेज देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्या होगा, A और B बेसिकली सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, किससे किया, रोटेट थ्रू, ध्यान दीजिएगा जरा, रोटेट थ्रू 180 डिग्री, तो ये जहां था वहीं आ जाएगा वापस। ये सी, इसको 180 डिग्री से पूरा रोटेट कर दिया ऐसे। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट किया आपने, ये क्या हो जाएगा, CH3 वापस यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपके पास CH3 वापस आ गया। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, CH3 है, और ये क्या है आपके पास, H इधर वापस आ जाएगा, और ये OH ऐसे आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे जब आप, तो A और C सुपर इम्पॉसिबल है या नहीं? A और C की जब बात करें तो ये सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है कि नहीं? दोनों सेम ही तो हो गए।
मिरर इमेज का हमने क्या किया, यहाँ पे 180 डिग्री पे लेंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल है कि नहीं दिव्यम? यस सर है। ठीक है, तो अगर ये सुपर इम्पॉसिबल है तो ये वाला कार्बन कायरल होगा या अकायरल होगा दिव्यम? तो अकायरल। अकायरल। देखिए बहुत सारे तरीके हैं देखने का, अगर मुझसे डायरेक्ट पूछा जाता कायरल है या अकायरल है तो मैं सीधे देखता कि दो ग्रुप सेम है तो अकायरल है कि नहीं। लेकिन मुझे ये दिखाना था कि ये मिरर इमेज में होता कैसे है ये अकायरल, तो हम मिरर इमेज का क्या कर देते हैं, 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं जिसकी वजह से ये सुपर इम्पोज हो जाता है और उसके वजह से ये क्या हो जाता है, अकायरल हो जाता है। क्योंकि बात तो मिरर इमेज से ही शुरू हुई थी ना, है कि नहीं सक्षम? सक्षम, दिव्यम? यस सर। ठीक है, समझ में आया। ये सुपर इम्पॉसिबल मुझे एक्सक्यूज दिखाना मी था। सर। यस यस बोलिए। सर जैसे एग्जाम में भी वो ऐसे ही आएगा कि उन्हें कंपाउंड दे दिया, अब उसका एक सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर नहीं, बनाओ या। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम में क्या आएगा आपका, कुछ कंपाउंड्स दे देंगे, जैसे ये डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल दे दिया। आप प्रोपेन टू ऑल को आप कैसे लिखेंगे, आप तो ऐसे ही लिखेंगे ना, CH3 CH2, सॉरी CH और OH यहाँ होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा क्या ये कायरल कार्बन है, क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है, तो आपको बस ये करना है, C पे कितना है, H है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH है, ठीक है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, फिर से H है। ठीक है, हर एक कार्बन को जरा चेक करिए, जरा चेक करिए, ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है क्या, ये तीनों का तीनों सीम हो गए तो ये तो कायरल होगा नहीं। अब इस कार्बन को देखिए जरा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों तो सेम है कि यस नहीं दिव्यम? यस तो ये यस। भी अकायरल है। फिर यहाँ चेक करिएगा, ये तीनों सेम हो गए, ये अकायरल हो गया, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल होगा कि नहीं? यस सर। ऐसे पूछेगा कायरल है या नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर होगा। सक्षम? यस सर। हाँ, कहाँ हैं आप समझ में आया? जी। चलिए, ये लिख लीजिए आप लोग। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल का, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और क्लियर हो जाएगा। डन सर। चलिए, वेट सर। ओके ओके। लिख लिया आपने? यस। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, ठीक है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। क्या लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका मिरर इमेज ही पहले करते हैं, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल का एक मिरर इमेज करेंगे तो C इधर आएगा, OH इधर ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अपने पास CH3 होगा। ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर सकते हैं ना आप लोग, एक CH3 होगा और इधर आ जाएगा आपके पास C2H5, ठीक है, और एक हाइड्रोजन होगा ऐसे। तो आप खुद ही देखिए ब्यूटेन टू ऑल ये कैसे हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 पे ऑल है तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसका मिरर इमेज लेंगे हम, ठीक है। ये क्या है, आपका मिरर है, ये आपका मिरर। अब जब मिरर इमेज हमने लिया तो हमने क्या दिया कि यहाँ पे C तो यहीं रहेगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा आपके पास सीधे CH3, ठीक है, और फिर ये वाली जो चीज है वो इधर आ जाएगी C2H5, ठीक है, इसको सॉलिड वेज बनाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे H यहीं रहेगी, ऐसे H रहेगी। अब फिर से आपने पिछले वाले में क्या किया था, मिरर इमेज लिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। 180 डिग्री से जब इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिएगा ध्यान से जरा, ठीक है, ये C और OH तो इधर आ जाएगा, लेकिन 180 डिग्री से रोटेट करने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 3D में तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में वहां पे भी हो रहा है, लेकिन वहां पे होता क्या है
कि दोनों ग्रुप सेम होते हैं, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये CH3 हो जाएगा और ये H हो जाएगा। अब क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल होंगे दिव्यम? ये C2H5OH के जगह क्या आ गया? CH3 हो गया। CH3 के जगह क्या आ गया? C2H5OH हो गया। इस वाले केस में भी सेम हो रहा है, बट ये दोनों ग्रुप सेम है, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा आपको। समझ में आया? और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ग्रुप अलग थे तो ये क्या हो गया आपका? नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और ये क्या हो जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल और ये कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है सक्षम? दिव्यम? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए ये, और हो जाए तो बताइएगा। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं ब्यूटेन टू ऑल की बात करूं, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ब्यूटेन टू ऑल कायरल कार्बन है या नहीं, कायरल कंपाउंड है या नहीं, कायरल स्टीरियो सेंटर है या नहीं, इसके पास हर तरीके से पूछ सकता है कि ब्यूटेन टू ऑल के पास स्टीरियो सेंटर है क्या, ब्यूटेन टू ऑल के पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या, ब्यूटेन टू ऑल के पास कायरल कार्बन है क्या, ब्यूटेन टू ऑल कायरल मॉलिक्यूल है। तो आपको सीधा सीधा इसका स्ट्रक्चर बनाना है, CH3 CH और ये OH कर देना है, फिर CH2 और CH3। ठीक है, अलग अलग जगह चेक कर सकते हैं आप खुद ही देखिए। जब राइट वाले कार्बन पे, राइट वाले लेफ्ट वाले कार्बन पे देखेंगे 3 हाइड्रोजन सेम है। कायरल का मतलब क्या होता है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर इधर वाला देखेंगे, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम आ जा रहे हैं। अब बात करेंगे इसकी, तो ये कितने डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है? एक तो मिथाइल से, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एक इथाइल से, और ये हाइड्रोजन से। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा? Yes, होगा ना? बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये होगा आपके पास, ये होगा आपका कायरल कार्बन, ये होगा कायरल कार्बन। इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे कायरल का एक और वो लिख दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन, जो कि सेम ही होगा। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 different atoms, 4 different atoms or groups of atoms or groups of atoms is called chiral or asymmetric or asymmetric। ठीक है, asymmetric का मतलब क्या हो गया? विदाउट सिमेट्री, asymmetric। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो asymmetric ही होगा ना, asymmetric कार्बन एटम। ठीक है, इससे लिख लीजिए। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कार्बन जो स्टीरियोजेनिक सेंटर था, जो कार्बन कायरल है, उसको स्टार लिख देते हैं उस पर। ठीक है, क्या लिखते हैं? C स्टार कर देते हैं, जो भी कार्बन है C स्टार लिख देते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न टर्म जो होता है, मॉडर्न टर्म फॉर दैट, फॉर कायरल कार्बन इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इन शॉर्ट स्टीरियो सेंटर कहते हैं। स्टीरियो, ये मॉडर्न टर्म है, गलती से मैंने क्या लिख दिया, बोल दिया था पुराने बुक में, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर, इन शॉर्ट इसको स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, ये मॉडर्न। ठीक है, तो इससे लिख लीजिए।
डन सर। सबने लिख लिया? वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बताना है कायरल कार्बन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें नाम दे देता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, ए दे दिया मैंने, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मीथेन। बी दे दिया मैंने, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। सी दे दिया मैंने, 3 मिथाइल हेक्सेन। और डी दे दिया मैंने, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। फटाफट करते जाइए जरा। सर ए। जी बताइए सक्षम। ए। बस ए है? यस सर। ओके। दिव्यम। सर ए है, मैंने अभी डी देखा नहीं है, मैं डी देख रहा देखिए जल्दी देखिए, बाकी क्या चेक कर लिया आपने सक्षम? यस सर। ओके, ब्रोमोक्लोरोमीथेन का मतलब क्या हो गया? इसी पे बी आर, इसी पे सी एल, इसी पे आई, तो एक बचा हुआ हाइड्रोजन होगा। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप दिखे हैं, तो ये हो जाएगा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले की बात करते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, तो यानी CH3, यहाँ पे CH, यहाँ Br ले लिया, और ये CH2, CH2, CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसके पास क्या है, C और H इधर। तो सक्षम जरा देखिए, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, और ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप। तो ये वाला कार्बन जो होगा वो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। बाकी के कार्बन नहीं होंगे, लेकिन ये वाला कार्बन तो दिख रहा है ना सक्षम? यस सर। ऐसे ही इसका भी चेक करिए जरा, और इसका भी चेक करिए। सर अगर जितने भी कार्बन हो, अगर उनमें से एक में भी ऐसा हाँ, कायरल कार्बन हो गया, वो कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे दिव्यम, इतना बड़ा चेन है, ये सिंगल कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है कि नहीं? यस सर। दिव्यम, यस अगर मैं सर। इसमें अगर एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो ये एल्कीन बन गया कि नहीं? यस सर। इसको एल्केन बोलेंगे आप? नहीं, सफेद एल्कीन हो गया। एल्कीन हो गया, जस्ट लाइक दैट। सर फिर तो चारों हो जाएंगे। चारों हो जाएंगे। तो मिथाइल हेक्सेन का देख लीजिए, 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी 3 CH3 CH2 CH, और यहाँ लिख देंगे CH3। ठीक है, 3 कार्बन हो गया, 4, और ये 5, और ये 6 हो गया। ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन को मैं उठा के
ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये अलग ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, प्रोपाइल, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब इसकी बात कर लेते हैं, ब्यूटेन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ब्रोमो दे रखा है, तो CH3 CH और 2 ब्रोमो, तो Br यहाँ लिख देंगे, और 1 क्लोरो दे रखा है, तो इसको 2 कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, ठीक है। यहाँ पे 2 करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोरो कर देता हूँ, और फिर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो और CH2 CH3। देखिए दिव्यम, इस पे फोकस करिएगा, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, सेम आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, लेकिन इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, और एक मिथाइल क्लोराइड है, तो इस वजह से इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, और ये वाला होगा, यही होगा ना सक्षम? सक्षम, यस सर। दिव्यम, यस सर, समझ आ गया। चलिए स्लाइड चेंज करूं। 1 मिनट सर। ओके, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस पे मैंने ये टॉपिक खत्म करा दिया तो मतलब हर एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके एनसीईआरटी से। प्राइम वही रखिए, पहले एनसीईआरटी पूरा करिए। यस सर, डन। डन, वेरी गुड। चलिए अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब ये कायरल अकायरल समझ में आ गया, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिसिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है, उसी से समझ में आता है ये होता क्या। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अ मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन, a molecule has a plane symmetry if an, wait a minute, if an imaginary plane when passed through the molecule, when passed through the molecule bisects the molecule, bisects the molecule so that equal part में divide हो जाए, so that half the molecules is the mirror image of other half, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अदर हाफ मतलब एक तरफ से कट कर दिया, एक प्लेन आपने लगा दिया, तो दोनों तरफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और इसको हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, किससे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा प्लेन भी कहते हैं और सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, सिग्मा प्लेन, ठीक है। ये अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को जब एक एग्जांपल अभी मैं देता हूं। जस्ट सपोज अपने पास क्या है कि एक ग्लास है, ठीक है, ठीक है दिव्यम, और इसको अगर देखिए ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है दिव्यम, अगर इसको इक्वली बीच से डिवाइड करेंगे तो क्या ये इधर वाला इसके बराबर होगा, बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही ना। यस सर। वही अपने हैंड को बीचों बीच मिडिल फिंगर वाले से अगर हम क्या करते हैं, ये एक प्लेन में है, ठीक है, अगर यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अपना क्या आएगा, थंब आएगा, और ये लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो क्या ये पाम जो होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसमें, हाँ या ना? नो सर। नहीं No, होगा, sir. ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल, अब ये पाम और ये कप वगैरह हो गया, ग्लास वगैरह हो गया, तो अब मॉलिक्यूल पे आते हैं सीधे सीधे। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा CH3 ठीक है, इधर आ गया H, जस्ट सपोज इथेनॉल का एग्जांपल लिया हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। अब ये किसी प्लेन में है, किसी प्लेन में है,
ठीक है, अब इसको मैंने अगर डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, कट कर दिया, तो इथेनॉल के पास क्या आ जाएगा, इधर और इधर वाला ग्रुप तो सेम ही है ना, इसके पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बताइए, लेफ्ट और राइट वाला देखते हैं लेफ्ट और राइट वाला देखते हैं सक्षम। CH3 और OH नहीं, बीचों बीच खत्म कर दिया, उसको काट दिया ठीक है, तो हम ओके लेफ्ट और राइट ही तो देखते हैं ना, इधर से बीचों बीच अगर जो कुछ आ रहा है तो उसे तो कट कर दिया, तो इधर और इधर ही देखेंगे यस सर दिव्यम। यस सर। अब देखिए यहाँ पे, अब जस्ट सपोज यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है, यहाँ पे OH आ गया, और इधर ले लिया मैंने C2H5, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने H। इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बताइए, POS होगा? नो सर। नो सर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर अलग आ रहा है, इधर अलग आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। तो समझ में आया प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं किया तो नहीं है, ठीक है। जी ये लिख लीजिए अब आप लोग। हो गया सक्षम, दिव्यम आपका? यस सर, हो गया। चलिए ये भी लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। हो गया, बस चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है, अब आता है इनेंशियोमर क्या आता है, इनेंशियोमर। देखिए इनेंशियोमर वही होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल molecules which are non superimposable on mirror image, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इनेंशियोमर कहते हैं। समझ में आई बात, उसको क्या कहते हैं हम लोग इनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है, तो ये और वो सेम ही होता है। तो यस सर इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्यूटेन 2 ऑल का लिए थे, वैसे ही मैं ले लेता हूँ 2 क्लोरोब्यूटेन का ले लेता हूँ, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन का अगर फॉर्मूला पूछूं मैं, तो ये क्या आएगा, CH3 CCl, और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, CH2 CH3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए, इसका जो C, एक H इधर ले लिया हमने, C2H5 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया एक Cl, और ये ले लिया मैंने CH3। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मतलब मिरर इमेज देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये C2H5 इधर आ गया, उसके नीचे क्या था, Cl, तो ये Cl इधर आ जाएगा, CH3 इस साइड चला जाएगा, और ये H इधर इधर ही रहेगा, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनेंशियोमर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर हो गया, यस सर। चलिए सक्षम। यस सर अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे एक आता है आपके पास रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, या फिर रेसिमाइजेशन भी कहते हैं, रेसिमाइजेशन। पहले ध्यान दे दीजिएगा ये क्या हो जाता है, ठीक है, डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। रेसेमिक मिक्सचर की जब बात करते हैं हम लोग, तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, एन इक्विमोलर mixture
ऑफ इनेंशियोमर। इनेंशियोमर इसका दो फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इन दोनों का इक्विमोलर को मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। लिख लिया आप लोगों ने? पहले देख लीजिए, मैं समझा रहा हूं। तो जब भी इक्विमोलर ऑफ इनेंशियोमर लेते हैं, ठीक है, जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होता है, उसको मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि रेसेमिक मिक्सचर जब डी और एल की बात करते हैं, ठीक है, डी का मतलब क्या हो जाता है आपका? राइट क्लॉकवाइज, ठीक है, और एल का मतलब क्या हो जाता है? लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट और राइट में, तो ओवरऑल कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर एक कंपाउंड जो है इधर भी मूव कर रहा है और इधर भी मूव कर रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? Yes. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा। अगर सही से देखा जाए, नेट मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, नेट रोटेशन देखेंगे, नेट रोटेशन जीरो आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर एक कोई कंपाउंड है जो बस राइट में मूव कर रहा है, तो राइट में रोटेट हो रहा है, तो समझ में आ रहा है वो राइट में रोटेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जो मिक्सचर का है, ठीक है, इक्वल मिक्सचर का है, ठीक है, तो कुछ कंपाउंड उसके जो होंगे राइट में रोटेट करेंगे और कुछ लेफ्ट में रोटेट करेंगे, और इक्वल है तो इक्वली रोटेट करेंगे, तो ओवरऑल रोटेशन जीरो होगा कि नहीं? और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अगर रोटेशन जीरो हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं? Yes. दिव्यम, दिव्यम समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट डाल के, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड बाय डी और एल, डी एल और प्लस माइनस फॉर्म्स, क्योंकि इक्विमोलर है, कुछ लेफ्ट में जाएगा रोटेट करेगा, कुछ राइट में रोटेट करेगा, नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा एंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, and will be optically inactive. एक रेसिमाइजेशन का भी लिख लेते हैं हम लोग कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी और एल फॉर्म प्लस और माइनस फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक फॉर्म। रेसिमिक फॉर्म का मतलब डीएल फॉर्म में इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन कहते हैं। बस क्लियर है, बहुत आसान है। आसान है, इजी है, वेरी गुड। सक्षम? Yes. हाँ, तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? जब इक्विमोलर इनेंशियोमर लेते हैं, इनेंशियोमर में क्या होता है आपका? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, लेफ्ट राइट की बात होती है, ठीक है, डी और एल की। तो उसमें इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर लेते हैं इनेंशियोमर का, तो कुछ लेफ्ट में जाते हैं, कुछ राइट में जाते हैं, विच इज इक्वल, और ओवरऑल जीरो आ जाता है रोटेशन, ठीक है। उसी को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लिखेंगे, ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। रिजोल्यूशन, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली कि द प्रोसेस ऑफ
सेपरेट करने को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर, पहले हमने एल और डी को मिलाया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसे अलग अलग कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इनटू डी और एल फॉर्म्स, इनटू डी और एल फॉर्म्स, ठीक है, यानी उसको NN7 में फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। इससे लिख लीजिए। उसके बाद बात आती है रिटेंशन की। चलिए इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेनेवर, अब क्या रिटेंशन से पता ही चल रहा है रिटेन करके रखे, अब क्या रिटेन करके रखता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकल, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन is carried out on a chiral molecule, on a chiral molecule, the product may have, एक मिनट रुक जाएगा, इससे नहीं लिखिएगा। आपने लिख लिया था क्या? आप लोगों ने लिखा था ये जो मैं लिखवा रहा था? थोड़ा सा ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं, इसमें क्या होता है, चलिए लिख लीजिए। रिटेंशन में क्या हो जाता है, अगर आपने लिख लिया, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कैरिड आउट on a chiral molecule, on a chiral molecule, the product may have the same configuration as the reactant, as the reactant, which is called retention, which is called retention, or the product may have opposite configuration, the product may have opposite configuration, which is called inversion, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूं मैं, which is called inversion, ठीक है। तो अगर वो अपना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो अपना रिटेन करके रखता है, सेम रखता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। और जो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन कर देता है उसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको। चलिए, हाँ दिव्यम, 1 minute sir. ओके सॉरी। Done sir. ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे अपने पास A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे X है। एक मिनट, नहीं, हाँ इधर देखिए जरा,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें y ऐड करना है और x को रिमूव करना है। तो अगर y x के पास ही जाता है जहां x था तो वो रिटेन करेगा, अगर x के अपोजिट में चला गया तो वो इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन और बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिटेंशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, c था तो यही है, a तो था यही है, और b यहीं पे है, और ये क्या है, y आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिटेंशन। एक और एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है ये एग्जांपल, CH3। CH2OH, ये फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है H और यहाँ है आपके पास CH2 और ये CH3। ठीक है, अब इसमें मैंने HCl को ऐड किया और इसे हीट किया, इसमें से H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो Cl जाके यहीं लग जाएगा, तो ये रिटेन कर ले रहा है जहां पे H2O OH था बेसिकली। ठीक है, जहां पे OH था, ठीक है, वहीं पे Cl चला गया, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिटेन कर ले रहा है, इसी को कहते हैं रिटेंशन। ये H हो जाएगा, ये CH2CH3। ये समझ में आया रिटेंशन? Yes. यस सर। वेरी, हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन सर। सक्षम? Done. चलिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है इसमें रिटेंशन को दोबारा ले लेता हूँ मैं। आउटकम्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपके पास इन्वर्जन, बेस्ट तरीका यही है कि रिएक्शन दिखा के कराऊंगा मैं। ठीक है, रिटेंशन, और उसके बाद आएगा आपके पास रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या आ जाता है, जैसे जस्ट सपोज सर यस। सर ये आपने क्या क्या बताई? नहीं सुनाई दिया सक्षम? सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर दीजिए। आउटकम्स ऑफ रिएक्शन, समझ में आया? यही बोला था ना, ये बेस्ट तरीका यही होता है, रिएक्शन देख करवा के, और उसके बाद मैं समझाऊंगा एक्चुअल में ये इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन कैसे होता है। अच्छा सर, मतलब जो मतलब रिएक्शन हुआ जो प्रोडक्ट बनता है वो इन तीन तीन टाइप में से एक में होता है। यस, ठीक है, अभी पता चल जाएगा रेसिमाइजेशन कैसे होता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, तो दो चीजों को मिलाते हैं तब में रेसिमाइजेशन बनता है। जी सर। ओके, चलिए, तो यहाँ देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, सी है यहाँ पे, एच यहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे अपने पास CH3, यहाँ पे अपने पास C2H5, और यहाँ पे अपने पास X। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं +Y - X। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर फोकस करेंगे हम लोग कि C, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5, और यहाँ आ जाएगा अपने पास H।
और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Y। ठीक है। सिमिलरली इधर जब देखेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे +Y कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, और यहाँ पे -X कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट देख रहे हैं क्या बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि C2H5, ठीक है, और इस बार H तो यही है अपने पास, ठीक है, CH3 यहाँ पे है, और Y यहाँ ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +Y -X। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने B और C दोनों को ऐड कर दिया। तो मेरा एक ही सवाल है, आप खुद ही देख के बताइए कि A से जब B बनेगा और A से जब C बना है तो कौन सा रिटेंशन है और कौन सा इन्वर्जन है? सर राइट वाला डी, राइट वाला क्या है? रिटेंशन, रिटेंशन। और ये वाला क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन। साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे X था, अब रिएक्शन होने के बाद राइट हैंड साइड पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्जन। और ये क्या हो जाएगा आपका? रिटेंशन, क्योंकि जहां था X वहीं पे Y लगा है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ठीक है, B+C, ये दे देगा आपका रेसेमिक मिक्सचर। क्या दे देगा? रेसेमिक मिक्सचर, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब जब हम इन्वर्जन एंड रिटेंशन को ऐड कर देते हैं तो वो रेसिमाइजेशन हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब जाहिर सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर किसी पाथ पे रखेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट में राइट में रख रहे हैं, तो जस्ट सपोज राइट में रोटेशन हो रहा है, और लेफ्ट में रख रहे हैं तो लेफ्ट में रोटेशन हो रहा है, जस्ट सपोज कह रहा हूँ। ठीक है। तो अपोजिट में जाएगा तो अपोजिट ही रोटेशन होगा ना दिव्यम। यस सर। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कह देते हैं? तो सर इनका रेसेमिक जो मिक्सचर। दूसरा जो रेसिमाइजेशन है सर, इसका प्रोडक्ट तो फिर जीरो ही आता होगा हमेशा। प्रोडक्ट नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रोडक्ट तो ओके कुछ ना कुछ बनेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर फिर इनमें से डेक्स्ट्रो कौन सा है, लेगो कौन सा है? ये हमें ऐसे नहीं पता चलता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमें कैसे पता चलेगा सक्षम की ये राइट में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट में रोटेट कर रहा है? हमें पता चलेगा तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके नाम के आगे D या प्लस लिखा रहता है, उसी से हमें पता चलता है ये राइट में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ, हर कंपाउंड का आप नहीं बता सकते। लिख लिया आपने? जी सर। अब एसेंट, दिव्यम आपने भी लिख लिया? यस तो सबसे पहले वाले स्लाइड में लिखा था मैं कि SN2 जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिखा था कि नहीं? यस सर। SN2 में मैंने क्या लिखा था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो उसके रिएक्शन को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये इन्वर्जन क्यों है। जैसे इसमें बैक अटैक होता है, आपको मैंने बताया था बैक अटैक होता है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये H यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, जस्ट सपोज C6 कोई सा भी ग्रुप ले लीजिए, C2H5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH जो होगा वो तो बैक अटैक करेगा ना यहाँ से इधर, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ, जस्ट सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन करा रहा हूँ, एक्वस KOH, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, ये तो H इधर रहेगा, अब ये बैक से अटैक किया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। और ये वाला जो होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ C2H5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? CH3 आ जाएगा, जो कि कैसा था, एक मिनट ये गलत लिख दिया, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। तो ये आपको दिख रहा होगा कि पहले Br किधर था? राइट हैंड साइड में, अब OH, तो इस वजह से ये क्या होता है आपका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं? यस सर। ओके।
अब SN1 वाला आप लोग कल बताएंगे कि कैसे वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, रेसिमाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है, राइट से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है कि नहीं। यस तो दोनों तरफ से बनेगा तो इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे तो रेसिमाइजेशन ही बनेगा। अब देखिए अपने पास यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। कल आप लोगों को क्या क्या पढ़ के आना है, तो SN1 रेसिमाइजेशन कैसे शो करता है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरेंज करके आना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरेंज, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर कल एक ही क्लास है वो 4 बजे वाली? हाँ कल एक ही क्लास है, मैं सर से बात करूंगा कि पहले थोड़ा हो जाए, बाकी अगर नहीं हो पाया तो देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरेंज पढ़ के आइएगा, उसमें यही सब दिया रहता है कि हैलो एल्केन जो होता है हैलो एरेंज से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, और ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग और बातें करेंगे, ठीक है। तो कल देखते हैं कहाँ तक सिलेबस जाता है, ठीक है। यस ओके चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग।